सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए संविधान हत्या दिवस आपातकाल के 50 वर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और लेखक वीरेंद्र कपूर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमरीश सक्सेना। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आपातकाल के 50 वर्षों पर, और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात राजनीतिक विश्लेषक और लेखक वीरेंद्र कपूर। वीरेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो जैसा कि वीरेंद्र जी हम जानते हैं कि आज से 50 साल पहले 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ था, और उस समय के लोगों के पास उस काल की काफी स्मृतियां हैं, और एक बहुत ही अचानक और बड़े ही अप्रत्याशित तरीके से देश में आपातकाल को लागू किया गया, और इसके लिए संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले मैं वीरेंद्र जी आपसे यही जानना चाहूंगा, हमारे तमाम ऐसे आकाशवाणी के श्रोता हैं जो 1975 के बाद जिन्होंने जन्म लिया होगा, जिनके पास कोई फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है कि आपातकाल क्या था, कैसे लगा, क्या उसका उद्देश्य था और किन परिस्थितियों की वजह से ये सब हुआ। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से 1975 में आपातकाल लगा, वो कारण जो सामने थे, वो कारण जो सामने नहीं थे, आप कृपया इस बारे में बताएं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि आज की जनरेशन में इमरजेंसी क्या है, उसके बाद भी जो कुछ हो रहा है या हुआ है वो जनरेशन इंटरेस्ट नहीं लेती है जी। और इमरजेंसी का ऐसा हाल है कि इमरजेंसी पूरे देश के ऊपर लगी थी, पर जो लोग उससे प्रभावित थे, जिनको सरकार ने दुखी किया या जेल में डाला या बाहर दुखी किया, उनके अलावा किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रही। और ना ही हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में ये बताया गया, पढ़ाया गया कि इमरजेंसी क्या है। उसके बाद जब भी कांग्रेस का रजीम आया, उन्होंने उस पर लीपापोती करी। इमरजेंसी का शब्द जो है वो पॉलिटिकल डिक्शनरी से हटा दिया गया और चर्चा भी नहीं करने को तैयार हैं। पर असलियत ये है कि 1975 में जो इमीडिएट कारण था, जो ट्रिगर था, वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसमें इंदिरा जी का जो प्रधानमंत्री थी, इलेक्शन जो है नल एंड वॉइड हो गया था फॉर करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस। पर स्थितियां उससे पहले भी बन रही थी। इंदिरा जी ने 69 में जो हथकंडे अपनाए 69 की कांग्रेस की स्प्लिट में, तो वो इसलिए नहीं कि अपोजिशन को कोई खतरा था, उनको अपनी पार्टी से खतरा था, क्योंकि इंदिरा जी ने अपनी ही पार्टी के जो सीनियर लीडर थे, स्टॉलवर्ड थे, उनको जीरो करने के लिए ब्लैकमेल, इंटिमिडेशन, बुलिंग सब कुछ किया, और जो सरकारी साधन हैं उनको मिसयूज किया कि उनका कंट्रोल पार्टी पे हो जाए। और वो लीडर जिन्होंने उनके पिताजी के साथ में फ्रीडम स्ट्रगल में कंधा से कंधा मिला के चले थे, उनको उसने कांग्रेस से बाहर कर दिया, बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया। टॉल लीडर्स, कामराज, मुरारजी देसाई, ब्रह्मानंद रेड्डी तो इधर आगे, और बड़े बड़े नीलम संजीवा रेड्डी, अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल। और उस समय गुजरात में नवनिर्माण एजिटेशन चल रहा था, प्राइस राइज। मेरा 18-19% जो है कंज्यूमर इंडेक्स जो था, उसका इन्फ्लेशन चल रहा था, उससे भी ज्यादा चल रहा था। त्राही हो रही थी, साबुन तेल का जो रेट दाम थे बढ़ रहे थे। तो वो नवनिर्माण एजिटेशन जो चल रहा था, वो सिर्फ चिमन भाई पटेल जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, उनके विरोध में था जी। पर किसी समय जो अपोजिशन थी, और उस समय अपोजिशन डिवाइडेड थी, आपकी कांग्रेस की बड़ी एक जो मतलब कहिए कि गुड लक रही है, गुड फॉर्चून रहा है कि अपोजिशन इमरजेंसी तक डिवाइडेड थी। 3-4 मेन पार्टियां थी, मेन जनसंघ थी, समाजवादी पार्टी थी, डॉक्टर लोहिया की, ये सोशलिस्ट पार्टी थी, पीएसपी थी, और उसके अलावा स्वतंत्र पार्टी थी। पर प्रॉब्लम क्या थी कि अकाली दल इधर था पंजाब में जी, पर बटा हुआ था। विरोध जो था, अपोजिशन थी, बटी हुई थी जी। जेपी मूवमेंट को नानाजी देशमुख, आरएसएस जनसंघ के बड़े लीडर थे, जनसंघ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, वो लेकर आए और उन्होंने जो है नेशन वाइड एक टोटल रेवोल्यूशन का कॉल दी और चलाया। पर तब भी उस मूवमेंट में सीमित था
वोट भी सीमित थी जी। और ज्यादातर जनसंघ और आरएसएस ज्यादा सपोर्ट थी। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद मूवमेंट जो है उसमें दम पकड़ा, क्योंकि इंदिरा गांधी मॉरली वुंडेड थी कि तब तक ये प्रेसिडेंट था कि अगर आप मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उस टाइम वही थी, उससे पहले चीफ मिनिस्टर। तो जब आपका इलेक्शन सेटिस्फाइड हो गया है, इस्तीफा दे दीजिए, और जब जो है वो हायर कोर्ट जो है उसको नल एंड वाइड जो इलेक्शन किया है, अगर आप जीत जाएं और वो जजमेंट जो है नल निकाल दिया जाए, आप अब्सॉल्व हो जाए, अब वापिस आ जाइए। पर इंदिरा जी को ये समझाया गया, ये बरगलाया गया, उसमें पीछे कुछ ताकतें थी जिन्होंने इंदिरा जी को घेर रखा था। संजय गांधी उनका अपना जो बेटा था, छोटा बेटा, सबसे आगे था। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो मॉरली वुंडेड थी, अब खुद वो सोच रही थी, अंदर से शायद कॉन्शियस कहीं ना कहीं कह रही थी कि रिजाइन करना चाहिए, स्टेप डाउन करना चाहिए, पर उनको करने नहीं दिया, या उन्होंने किया नहीं। जी। और उन्होंने 25 जून की रात को बिना कैबिनेट की मीटिंग के, फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट थे, और बिना कैबिनेट अप्रूवल के इमरजेंसी इम्पोज कर दी, और रातों रात उन्होंने पूरे देश में जो टॉप अपोजिशन के लीडर थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। यहाँ पे वीरेन जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब इमरजेंसी लग गई तो संविधान के प्रावधानों को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया, किस तरह से जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं उनका हनन किया गया, और कैसे जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हमारे लोकतांत्रिक संगठन है, उनको कैसे खराब किया गया, बर्बाद किया गया, इसके बारे में आप कुछ जानकारी दें। श्रोताओं को ये समझना चाहिए कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा जो है वो इंदिरा जी के टाइम में पहले भी था, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये फिर से ये मीसा लाया गया, और लोकसभा के पटल पे ये कहा गया, इंदिरा जी ने खुद प्राइम मिनिस्टर एश्योरेंस दी कि नो पॉलिटिकल वर्कर विल बी अरेस्टेड अंडर मीसा। ये रिकॉर्ड में है जी। पर मीसा अगर मिसयूज हुआ तो सबसे पहले पॉलिटिकल वर्कर्स के अगेंस्ट ही हुआ। तो उसमें मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी और जो टॉप लीडर थे, जेपी, इन सबको पकड़ा गया। देश में फंडामेंटल राइट्स को, जो बिल्कुल फंडामेंटल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना फंडामेंटल राइट्स के आप डेमोक्रेटिक संविधान हो ही नहीं सकता है, कि जब तक आप किसी आदमी की जो स्वतंत्रता है, आजादी है, ड्यू प्रोसेस के बिना आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी में आपने ओवरनाइट जो है बिना किसी को बताए, कारण बताए, आप पुलिस आए, आपके घर पर रात के 4 बजे रेड किया और उठा के ले गई, और आपको कारण नहीं बताना है। तो इन्होंने हजारों लोग पकड़े, DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में हजारों लोग पकड़े, और आप कॉन्स्टिट्यूशन को, यू वर्चुअली स्टूड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इट्स हेड, टोटली जो है खत्म कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो और उसके बाद जब जबलपुर में कॉन्स्टिट्यूशन हैबियस कॉर्पस पे एक बड़ा ये फाउंडेशनल एक रिट है कि अगर किसी आदमी को पुलिस पकड़ के ले जाए और उसकी पत्नी या उसके बच्चे या कोई जाके कोर्ट में दरवाजा खटखटाए जस्टिस के लिए, तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आप उस आदमी को लेकर कहाँ गई हैं। हैबियस कॉर्पस को आप रिट को आप नलीफाई नहीं कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने, जो मिसेस गांधी ने पैक कर दी, जो सुपरसीड करके जजेस को, 3 जजेस को, बड़े सीनियर, अपने जो खुद खास फेवरेट जज थे, जो कोर्टियर थे, माफ करना शब्द एक्चुअली वही है, कोर्टियर हैं, उनको उन्होंने चीफ जस्टिस बनाया। और सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे ऊंची कोर्ट है, उसने ये कहा कि अब हैबियस कॉर्पस की कोई जरूरत नहीं है। जब एक जज ने पूछा कि क्या आप चलते फिरते आदमी को बिना कारण के आज अगर पुलिस मार दे, उसको कोई रेमेडी है, कोई उसकी ग्रीवांस का उसका कोई असर है? तो नीरन डे जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा नहीं माय लॉर्ड, इमरजेंसी में अगर पुलिस किसी को मार दे, बिना कारण कभी मार दे, गोली से मार दे, तो कोई उसको जस्टिस अवेलेबल नहीं है। और ये कोर्ट ने माना। 19 महीने आप जो हैं किसी को पकड़ के अंदर कर दीजिए, आपको कोई जवाबदेही नहीं, आप यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। जी वीरेन जी, जैसा आप कह रहे हैं, केरल का भी केस है, राजन का, जिसको मार दिया था स्टूडेंट को, मार दिया जी, और उसका भी जब इमरजेंसी लिफ्ट हो गई, चुनाव हो गए, उसके बाद उसकी हैबियस कॉर्पस उनके फादर की एक्सेप्ट हुई, उससे पहले नहीं हुई। वो बड़ा फेमस केस है, उसके साथ में जो हुआ केरला में। जी नहीं, प्रदेश में इन्होंने 30,000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा, उतने ही लोगों को DIR में पकड़ा,
पर प्रॉब्लम क्या है कि इसके बावजूद भी जी उनको 150 सीटें मिली जी और 150 सीटें मिली और उन स्टेट से मिली जो कि माना जाता है रिलेटिवली लिटरेट इलेक्टोरेट है। वीरेन जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, चूंकि संविधान को तोड़ मरोड़ कर इमरजेंसी को लगाया गया, लेकिन इस बीच में जितने दिन इमरजेंसी लगी रही, संसद की क्या भूमिका रही इस बीच में? मैं नहीं मानता कि संसद की भूमिका इमरजेंसी से पहले और बाद में कुछ ज्यादा भिन्न थी। संसद तो इंदिरा जी के टाइम में ही बिल्कुल जो है कैप्टिव थी, वो लेजिस्लेशन वो लेकर आती थी, कभी कोई नोकझोंक नहीं होती थी, जैसा चाहती थी तो वैसा पास हो जाता था। उनको इमरजेंसी लगाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी ने अपने रूप में ढाल दी थी। उसमें कोई सेंट की जगह नहीं थी, उसमें कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की कोई जगह नहीं थी। वीरेन जी, एक चीज मैं और यहाँ पे जानना चाहूंगा, इमरजेंसी के दौरान प्रेस की क्या स्थिति थी? चूंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो गए थे, तो ऐसी हालत में निश्चित रूप से प्रेस को भी अपना काम नहीं करने दिया जा रहा था। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, आज के दिन में हम बोलते हैं कि भी प्रेस जो है फ्रीडम है, जब प्रेस की फ्रीडम नहीं है। ये आपने डॉक्टर लोहिया का नाम दिया, इससे पहले और लोग भी, कि झूठ प्रेस कहलाते थे, क्योंकि इस प्रेस जो थी लिमिटेड नंबर में पब्लिकेशंस थे और वो सब जो कैपिटलिस्ट हैं, जो सेठ लोग हैं, दे वर ओन बाय देम, तो उनको अपना इंटरेस्ट देखना था। प्रेस बाय एंड लार्ज टोटली एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलती थी। ये प्रेस फ्रीडम असल में 77 के बाद आई है कुछ समय के लिए। नहीं तो बड़े बड़े अखबार जो पूंजीपतियों के ओनर थे, वो सब अखबार जो हैं वो इसलिए भी कोई आशा नहीं थी कि नॉन कांग्रेस पार्टी कोई आके देश में राज कर सकती है। तो आपका जो रोजी रोटी है, जो पूंजीपतियों की फेवर लेने की, लाइसेंस और परमिट राज में, तो वो अब सरकार पे निर्भर थी। तो प्रेस फ्रीडम नहीं थी। हम ये एक बना रखा है हमने कि उन दिनों ज्यादा प्रेस फ्री थी। प्रेस बिल्कुल कभी फ्री नहीं। आज के दिन में प्रेस ज्यादा फ्री है, आउटलेट्स ज्यादा हैं। कुछ सेक्शंस हैं जो खुलेआम जो हैं सरकार के खिलाफ हैं, कुछ सरकार के साथ में हैं। तो आपको कम से कम सब तरह का ओपिनियन मिलता है। उसके बाद जब इंटरनेट आया तो उसके बाद तो और भी ज्यादा, मतलब जो दर्शक है या जनता है उसको बहुत चॉइस बढ़ गई है। उन दिनों 4-6 अखबार होते थे, बड़े बड़े अखबार होते थे, वो बिल्कुल सरकार के साथ चलते थे जी। एक इंडियन एक्सप्रेस था जो इमरजेंसी में खड़ा हुआ बराबर, और वो स्टेट्समैन ने भी विरोध किया। स्टेट्समैन ने विरोध किया, पर स्टेट्समैन के जो विरोध था वो एक तो इतना नहीं था कि जितना इंडियन एक्सप्रेस किया, और इंडियन एक्सप्रेस फ्रंटल था। इंडियन एक्सप्रेस रामनाथ गोयनका बिल्कुल लड़े। उनको तो यह हाल हो गया था कि उनके पास पैसा नहीं था तनख्वाह देने के लिए। उनके पास एजेंसीज जो है, न्यूज एजेंसीज, वो उसको सब्सक्रिप्शन उन्होंने बंद कर दिया था जबरदस्ती। वो तो ऑल इंडिया रेडियो से बीबीसी को सुन के न्यूज बना के उसको छापते थे। वीरेन जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पे हमने संसद की भूमिका की बात की, प्रेस को जितनी परेशानियां पत्रकारों को उठानी पड़ी उसकी बात की, आम जनता को किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ी आपातकाल के दौरान? आम जनता को जो भय था थोड़ा और बढ़ गया। आम जनता को लगा कि भाई अपोजिशन के लीडर जेल में हैं, उनको जो फियर था कोई बात नहीं करनी है, सड़क में भी पॉलिटिक्स बात नहीं करनी है। आप जाएंगे रेस्टोरेंट में, ऑफिस में, थोड़ा सा ये लगा कि भाई अगर भी कुछ बात करी तो आप पकड़े जाएंगे और पता नहीं चलेगा कि क्यों पकड़ेंगे, किस रीजन से पकड़ेंगे, क्योंकि आपको कानून आज रेलेवेंस नहीं रखता है। आपने गलत बोला तब भी आपका अपना पड़ोसी जो है, उसकी पुरानी आपसे कुछ खुंदक है, इसलिए कि भी आपको साथ में रहते हैं, वो कांग्रेस का वर्कर था, वो आपको पकड़वा देगा, झूठा इल्जाम लगा के। ऐसे केस बहुत कोई केस हुआ, मिसयूज हुआ है इमरजेंसी पावर्स का। तो वीरेन जी, अब हम चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। आपने सचमुच बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। हमारे श्रोता निश्चित रूप से इससे लाभान्वित हुए होंगे, और इस कार्यक्रम में भाग लेने और इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे संविधान हत्या दिवस आपातकाल के 50 वर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक और लेखक वीरेंद्र कपूर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है
9289094044। सुर्खियों में।